आज भारत की शिक्षा के इतिहास में गोता लगाते हैं। हमारे पास 1781 से लेकर 2020 तक के इस लंबे सफर की कहानी बताने वाले कुछ अहम दस्तावेज हैं। पर यह सिर्फ तारीखों और आयोगों की लिस्ट नहीं होगी। हम एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य नौकर बनाना था, नागरिक बनाना था, या फिर इनोवेटर बनाना था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि 1781 से लेकर 2020 की नई शिक्षा नीति तक हम देखेंगे कि ये प्राथमिकताएं कैसे बदलती रहीं और कैसे पुराने फैसलों का असर आज भी हम पर है। बिल्कुल। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को परत दर परत खोलने जैसा होगा। जी। और ये विषय सीटीएट, नेट और बीएड जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो मतलब रीढ़ की हड्डी है ही। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सरकार के तौर पर शिक्षा में पहला कदम कब और क्यों उठाया गया? इसकी शुरुआत होती है 1781 में। उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया। 1781 में मदरसा? हाँ, ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये भारत में शिक्षा के नाम पर पहला सरकारी हस्तक्षेप था। इससे पहले शिक्षा का काम स्थानीय स्तर पर, आप कह सकती हैं, पाठशालाओं और मकतबों में होता था। मतलब अंग्रेजों ने आते ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू नहीं किया, उन्होंने मदरसे से शुरुआत की। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल। और सिर्फ मदरसा ही नहीं, इसके ठीक 10 साल बाद 1791 में, 10 साल बाद? हाँ, जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की। अच्छा। तो शुरुआत में उनका मकसद अंग्रेजी शिक्षा फैलाना नहीं था। उनका ध्यान पारंपरिक भारतीय कानूनों और भाषाओं को समझने पर था, ताकि वो यहाँ बेहतर तरीके से शासन कर सकें। अच्छा, तो ये नॉलेज के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए था। मतलब उस वक्त तक शिक्षा का लक्ष्य था ऐसे स्थानीय लोग तैयार करना जो प्रशासन में मदद कर सकें। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, वो एक पुल बना रहे थे और उस पुल के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दोनों तरफ की भाषा और संस्कृति को थोड़ा बहुत समझते हों। तो फिर इस पूरी तस्वीर में अंग्रेजी का धमाकेदार आगमन कब हुआ? ये बदलाव कैसे आया? इसकी पहली आहट सुनाई देती है 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813? जी, जब पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये रकम आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, पर उस वक्त इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी थी कि ये पैसा खर्च कहाँ हो? बिल्कुल, पारंपरिक भारतीय शिक्षा पर या पर पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा पर। और इस बहस का विजेता कौन रहा, ये तो हम सब जानते हैं, लॉर्ड मैकाले। हाँ, और उनका असर सिर्फ भाषा बदलने तक सीमित नहीं था। 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समय में मैकाले ने अपने मशहूर मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में साफ साफ कहा था, हाँ, उनका वो मशहूर मिनट। जी, कि शिक्षा का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होना चाहिए। उनका तर्क था कि भारत के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो यूरोप के एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ के बराबर भी हो। ये तो काफी अपमानजनक बात थी। पर उनका असली मकसद क्या था? सिर्फ भाषा पढ़ाना या कुछ और? उनका मकसद साफ था। वो कहते थे कि हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो खून और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन सोच, विचार और पसंद में अंग्रेज हो। वाह! और यही हुआ भी। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में एक नई एलीट क्लास तैयार की, जो अंग्रेजी बोलने और सोचने के कारण सत्ता के करीब तो थी, पर देश की एक बड़ी आबादी से सांस्कृतिक रूप से दूर हो गई। और ये तनाव तो आज भी दिखता है। बिल्कुल। 1837 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा भी बना दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से नौकर बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसका मकसद एक वफादार एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास तैयार करना था? काफी हद तक यहीं से शिक्षा की दिशा पूरी तरह बदल गई। इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है, 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा, ये तो बहुत बड़ा शब्द है ना? किसी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए मैग्ना कार्टा जैसा शब्द इस्तेमाल करना, आखिर ऐसा क्या था इस वुड्स डिस्पैच में जिसने इसे इतना ऐतिहासिक बना दिया? आपका सवाल बहुत सही है। इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहला दस्तावेज था जिसने भारत में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा के लिए एक पूरा खाका तैयार किया, एक पूरा सिस्टम। अच्छा, एक पूरा ढांचा? जी, इसने एक बिखरी हुई व्यवस्था को एक संगठित, श्रेणीबद्ध सिस्टम में बदलने की कोशिश की। तो इसने असल में किया क्या? मतलब जमीन पर क्या बदलाव आए? इसने 3 बड़ी चीजें की। एक, 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की नींव रखी।
ओके, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज। जी। 2, इसने कहा कि प्राइमरी शिक्षा स्थानीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। और 3, इसने महिला शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी पहली बार जोर दिया। 1 मिनट, यहाँ एक विरोधाभास नहीं लग रहा? एक तरफ आप प्राइमरी शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में रखने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज पूरी तरह लंदन के मॉडल पर बना रहे हैं। क्या हम जमीन पर देसी और दिमाग से अंग्रेज तैयार कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये वही मैकाले वाली सोच का विस्तार था। अच्छा। बड़े पैमाने पर ऐसे लोग तैयार करो जो स्थानीय भाषा में बेसिक काम कर सकें, और एक छोटी सी एलीट क्लास तैयार करो जो अंग्रेजी में सोचे और शासन में मदद करे। समझ गया। तो इसने शिक्षा के जरिए समाज में एक पिरामिड बना दिया जहां चोटी पर अंग्रेजी बोलने वाले थे। बिल्कुल। तो व्यवस्था का विस्तार हो रहा था। आजादी से पहले भी कुछ और बड़े आयोग बने होंगे। हाँ, सिस्टम बड़ा हुआ तो नई समस्याएं भी आई। 1882 में आया हंटर आयोग। हंटर आयोग? जी। इसका फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा पर था। इसने कहा कि सरकार को धीमे धीरे हायर एजुकेशन से हाथ खींचकर इसे प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन की बात? एक तरह से हाँ, और अपनी पूरी ताकत प्राइमरी एजुकेशन पर लगानी चाहिए। तो जब आप किसी चीज का इतनी तेजी से विस्तार करते हैं तो अक्सर क्वालिटी पीछे छूट जाती है। क्या यही वो चिंता थी जिसके कारण आगे चलकर और समितियां बनी? बिल्कुल सही, यही हुआ। विस्तार तो हुआ, पर शिक्षा की गुणवत्ता गिरने लगी। इसी समस्या को देखने के लिए 1929 में हार्टोग समिति बनी। हार्टोग समिति? जी। उसने कहा कि हम बहुत जल्दबाजी में स्कूल खोल रहे हैं, पर ना तो अच्छे टीचर हैं, ना ही बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उसने विस्तार की जगह गुणवत्ता पर जोर देने की बात कही। और आजादी से ठीक पहले 1944 में सार्जेंट योजना आई। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका लक्ष्य अगले 40 सालों में भारत में शिक्षा का स्तर ब्रिटेन के बराबर लाना था। 40 साल में? हाँ, हालांकि ये कभी लागू नहीं हो पाई, पर इसने पहली बार 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का विचार पेश किया। हाँ, अच्छा, तो वो विचार यहाँ से आया। जी। अब भारत आजाद हो चुका है, माहौल बदल गया, प्राथमिकताएं बदल गईं। अब शिक्षा का मकसद नौकर बनाना नहीं बल्कि नागरिक बनाना था। तो आजादी के बाद नई सरकार ने पहला कदम क्या उठाया? आजादी के ठीक बाद 1948 में देश का पहला शिक्षा आयोग बना, राधाकृष्णन आयोग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में? बिल्कुल। और इसका फोकस पूरी तरह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर था। आजाद भारत को चलाने के लिए अच्छे ग्रेजुएट्स की जरूरत थी, तो सबसे पहले टॉप को ठीक करने की सोची गई। सही बात है। तो इसने क्या सिफारिशें दी? इसकी सबसे बड़ी सिफारिश थी यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना, जो यूनिवर्सिटीज को फंड दे और उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। यूजीसी, जो आज भी है? जी। इसने ये भी कहा कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है और शिक्षकों की सैलरी और सेवा शर्तों को बेहतर बनाया जाना चाहिए। तो पहले यूनिवर्सिटीज को सुधारा गया, फिर ध्यान सेकेंडरी एजुकेशन पर आया होगा। जी। 1952 में आया मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका काम था हाई स्कूल और कॉलेज के बीच की कड़ी को मजबूत करना। बीच की कड़ी? हाँ। आज हम जो कॉलेज में 3 साल की डिग्री देखते हैं, उसकी सिफारिश इसी आयोग ने की थी। अच्छा, तो ये 3 साल की डिग्री का आइडिया यहाँ से आया? जी बिल्कुल। इसने मल्टीपर्पज स्कूलों का भी कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से अकादमिक और व्यावसायिक दोनों तरह के विषय चुन सकें। अब हम उस दौर में आते हैं जिसे हमारे सोर्स मटेरियल में द बैकबोन कहा गया है, 1964 का कोठारी आयोग। इसे इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया? ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? ये क्रांतिकारी इसलिए था क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला आयोग था जिसने भारतीय शिक्षा के हर पहलू को देखा। प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, तकनीकी, कृषि, सब कुछ। मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। इसने एक टुकड़े में नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक साथ रखकर सोचा। इसने ही वो मशहूर 10+2+3 का ढांचा दिया जो अगले 50 सालों तक हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार बना रहा। और इसकी सबसे प्रसिद्ध सिफारिश तो जीडीपी को लेकर थी ना? हाँ, और वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कोठारी आयोग ने कहा था कि अगर भारत को सच में विकसित होना है तो उसे अपनी कुल राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना ही होगा। सोचकर देखिए, ये बात 1966 में कही गई थी और आज भी हम इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना?
कि आधी सदी से ज्यादा समय से हम एक ही लक्ष्य को कागज पर दोहरा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा को लेकर हमारी आकांक्षाओं और हमारी हकीकत दोनों की कहानी कहता है। इसी आयोग की सिफारिशों पर 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, पर दुर्भाग्य से वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। तो असल में एक्शन कब दिखा? वो कौन सी नीति थी जो सिर्फ कागज पर नहीं रही बल्कि जमीन पर भी उतरी? वो थी 1986 की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राजीव गांधी के समय में आई। ये एक तरह से 21वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अच्छा। इसने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिन्हें हम आज भी जानते हैं। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर शायद उस समय इसकी बहुत जरूरत थी। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, 1980 के दशक में देश के हजारों स्कूल एक पेड़ के नीचे या एक टूटे फूटे कमरे में चल रहे थे। सही बात है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर देने की योजना नहीं थी। ये हर स्कूल को एक न्यूनतम गरिमा देने की पहली बड़ी राष्ट्रीय कोशिश थी। कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक, ये बेसिक स्टैंडर्ड तय किए गए। और इसी दौर में नवोदय विद्यालय भी आए। ये तो एक कमाल का आइडिया था। ये एक क्रांतिकारी कदम था। ग्रामीण इलाकों के होनहार बच्चों को शहर के बच्चों जैसी बेहतरीन और मुफ्त आवासीय शिक्षा देना, ताकि टैलेंट मौके की कमी से पीछे न रह जाए। बिल्कुल। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र, यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा को मजबूती से लागू करने पर भी इसी नीति में जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 90s के दशक की शुरुआत में एक बहुत ही आकर्षक नारा आया, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ की शिक्षा। ये यशपाल कमेटी की देन थी। जी, 1993 में। ये सुनने में तो हर माता पिता और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नारा बहुत शक्तिशाली था। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी का मानना था कि हमारे बच्चे जानकारी के बोझ तले दब गए हैं, समझ से दूर हो गए हैं। तो उनका फोकस सिर्फ भारी बस्तों का वजन कम करना नहीं था? नहीं, बल्कि रटने और परीक्षा के मानसिक बोझ को भी कम करना था। पर क्या इसे लागू करना उतना ही आसान था? यहीं पर एक बहस शुरू होती है। नारा बहुत अच्छा था, लेकिन कई शिक्षाविदों का तर्क है कि बोझ कम करने के चक्कर में हमने पाठ्यक्रम की गंभीरता से समझौता कर लिया। अच्छा। तो असली सवाल ये है कि बोझ और चुनौती के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये बहस आज भी जारी है। इस पूरी यात्रा के दौरान कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बनी, जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को संभाले रखा है। क्या हम उन पर एक नजर डाल सकते हैं? जरूर। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के स्तंभ हैं, आप कह सकती हैं। 1956 में यूजीसी, जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है। हाँ। 1961 में एनसीईआरटी, जिसकी किताबें हम सब ने पढ़ी हैं। बिल्कुल। 1965 में केवीएस, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन। हाँ। और 1973 में एनसीटीई, जो टीचर्स की ट्रेनिंग के मानक तय करती है। और फिर शिक्षा का दायरा उन लोगों तक भी पहुंचाया गया जो रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते थे। हाँ, ये शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का दौर था। 1978 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ, 15 से 35 साल के उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख नहीं पाए थे। अच्छा, एडल्ट एजुकेशन। जी। फिर 1985 में आईजीएनओ की स्थापना हुई, जिसने डिस्टेंस लर्निंग की परिभाषा ही बदल दी। और 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इसे और गति दी। अब कुछ ऐसी योजनाओं की बात करते हैं जो हमारे समय की हैं और जिन्होंने स्कूलों का चेहरा बदला है। हाँ। यहाँ पर शिक्षा का लक्ष्य नागरिक बनाने से आगे बढ़कर सबको शामिल करने पर आ गया लगता है। बिल्कुल। 1995 में आई मिड डे मील योजना। मिड डे मील। इसका मकसद सिर्फ बच्चों को पोषण देना नहीं था, बल्कि गरीब बच्चों को स्कूल तक लाना और उन्हें क्लास में बनाए रखना था। सही है। फिर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसका लोगो हम सबको याद है, एक पेंसिल पर बैठे लड़का और लड़की, और नारा था सब पढ़े सब बढ़ें। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, जिसने शिक्षा को एक एहसान से अधिकार बना दिया। हाँ, 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी आरटीई एक्ट। आरटी। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो आप किसी बच्चे को स्कूल भेजना सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार का कानूनी कर्तव्य बन गया। बिल्कुल। सबसे नई नीति से ठीक पहले 2005 में एनसीएफ, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, जिसका शीर्षक ही था रटने से आजादी। एनसीएफ 2005 कोई नीति नहीं थी, बल्कि एक फिलॉसफी थी,
एक मार्गदर्शक दस्तावेज था कि स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा। इसने कहा कि ज्ञान को किताबों से निकालकर बच्चों की असल जिंदगी से जोड़ो, परीक्षाओं को ऐसा बनाओ कि वो बच्चों की समझ को परखें, न कि उनकी रटने की क्षमता को। तो मतलब यशपाल कमेटी के विचार को ही आगे बढ़ाया। जी, लर्निंग विदाउट बर्डन को ही आगे बढ़ाया। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में 2020 की नई शिक्षा नीति। 34 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या अब हम इनोवेटर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं? संकेत तो यही है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर आई इस नीति ने सबसे पहले तो 50 साल पुराने 10+2 के ढांचे को ही बदल दिया। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब हमारे पास 5+3+3+4 का नया ढांचा है। ये 5+3+3+4 क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसमें शुरुआती 5 साल खेलकूद और एक्टिविटी आधारित सीखने पर है, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। ठीक है। फिर 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज, मतलब क्लास 3 से 5, जहां लिखने पढ़ने की नींव मजबूत होगी। फिर 3 साल मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8। और यहीं से कोडिंग वगैरह की बात हो रही है। बिल्कुल, यहीं से कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे विषय भी शुरू हो जाएंगे। और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जहां छात्रों को विषय चुनने की ज्यादा आजादी होगी। तो जोर अब रटने पर नहीं, बल्कि स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। बिल्कुल। और एक बात फिर से लौटी है, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य जो सबसे पहले कोठारी आयोग ने दिया था। वही 6%। जी, ये एक बार फिर दिखाता है कि ये लक्ष्य हासिल करना कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ये था भारत की शिक्षा का लंबा और घुमावदार सफर, कलकत्ता के एक मदरसे से शुरू होकर अंग्रेजी के वर्चस्व, आजाद भारत के नागरिक बनाने के सपने, और अब कोडिंग और स्किल आधारित शिक्षा तक। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ विचार और चुनौतियां समय के साथ कैसे बने रहते हैं। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य 1966 में रखा गया था, और 2020 में भी ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारी आकांक्षाएं कितनी गहरी और दीर्घकालिक हैं। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक विचार, नई 5+3+3+4 की संरचना एक नई पीढ़ी के लिए बनाई गई है, जो शायद रटने वाली शिक्षा को जानती ही नहीं होगी। हमने अब तक जितनी भी ढांचों की बात की, उन्हें सोचते हुए इस नए मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सबसे बड़ी अनदेखी चुनौती क्या हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा अप्रत्याशित लाभ क्या हो सकता है? कौन सी पुरानी आदत होगी जिसे इस नए सिस्टम के लिए तोड़ना सबसे मुश्किल होगा? चलिए